अभी तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं हूँ। अभी तो मुझे ऐसा लगता है बहुत कुछ करना है। चीज़ों का लोड नहीं लेती हूँ दिमाग पे ज़्यादा, बट स्ट्रगलिंग भी बहुत रही है, बहुत स्ट्रगल रहा है मेरी लाइफ में। तो यस, बोल सकते हैं खून पसीने की मेहनत है मेरी यहाँ तक पहुँचने की। सो हेलो एवरीवन, आई एम आरती जैन हियर। सो आज हम बात करने वाले हैं मिस खुशबू मैम से। तो मैम, क्या आप एक छोटा सा आपका इंट्रोडक्शन देना चाहेंगी? Yes, basically I am a licensed Zumba instructor, internationally certified yoga trainer, certified nutritionist and wedding choreographer। और अगर साइड बिजनेस के हिसाब से देखें या साइड हॉबी के हिसाब से देखें तो मैं एक मॉडल भी हूँ। मैं ब्रांड शूट्स भी करती हूँ। आई हैव माई स्टूडियो जो कि ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर पे दोनों पे है, जहाँ पे म्यूजिक क्लासेस चलती है, कराटे क्लासेस चलती है, आर्ट एंड क्राफ्ट चलता है, बच्चों की डांस क्लासेस चलती है, बड़ों की डांस क्लासेस चलती है, फिटनेस बैचेस चलती है। और अभी तक मेरी लाइफ में मैं मोर देन 100 ट्रांसफॉर्मेशंस कर चुकी हूँ वेट लॉस जर्नी में। लोगों का वेट लॉस करवा चुकी हूँ, लोगों की बहुत सारी बीमारियां मैं कम करवा चुकी हूँ। तो ये ही एक मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है। सो मैम, मीन्स यू आर मल्टीटास्किंग। आप म्यूजिक भी सिखा देते हो, आप आर्ट एंड क्राफ्ट भी सिखा देते हो, फिटनेस भी करवाते हो, आप डांसिंग भी करवाते हो। तो आपकी ये पूरे आपके करियर, जो आपने अभी आप इतने बड़े पोस्ट पे हो, आपको सबसे ज़्यादा अच्छी जर्नी, मतलब आपकी जर्नी कैसी रही थी पूरी? बेसिकली अभी तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं हूँ। अभी तो मुझे ऐसा लगता है बहुत कुछ करना है, क्योंकि टीम कर रही है ये सब, मैं अकेले नहीं करती हूँ। म्यूजिक टीचर अलग है, मार्शल आर्ट्स के टीचर्स अलग हैं, फिटनेस पूरा मैं ही देखती हूँ, डांस टीचर कोई और है मेरे यहाँ पे। तो एक पूरी हमारी टीम मिलके करती है। स्टूडियो मैंने बना रखा है। तो जर्नी तो हैपनिंग भी रही है, क्योंकि मैं खुद ही बहुत थोड़ा फन लविंग हूँ, तो मैं चीज़ों का लोड नहीं लेती हूँ दिमाग पे ज़्यादा। बट स्ट्रगलिंग भी बहुत रही है, बहुत स्ट्रगल रहा है मेरी लाइफ में, पर उसको मैंने दिमाग पे आने नहीं दिया। स्ट्रगल बहुत किया है, फाइट करी है बहुत यहाँ तक पहुंचने के लिए। तो यस, बोल सकते हैं खून पसीने की मेहनत है मेरी यहाँ तक पहुंचने की। और थोड़ा सा बिंदास, मतलब सुनो सबकी करो मन की वाला सीन है, वो है। तो बस यहाँ तक पहुंचे ऐसे ही। सो मैम, आपने आपकी जर्नी में सबसे ज़्यादा डेंजरस चीज़ क्या लगती? जैसे आपने डांस करना चालू किया, वैसे ही आपको कुछ से दिमाग पे या फिर आपके साथ कुछ डेंजरस आपकी लाइफ के में हुआ है? ऐसा क्या लगा? डेंजरस तो नहीं बोल सकते। इनिशियल स्टेज पे जब मैं डांसर थी, जब मैं डांस करती थी, सिखाती नहीं थी, तो रिलेटिव्स आके, आस पड़ोसी आके मम्मा को बोलते थे कि डांसर क्या है, डांसर का थप्पा, डांस करेगी क्या। क्योंकि मैं एकेडमिक्स में बहुत अच्छी थी। आज तक मेरे कभी लाइफ में 94, 93, 92 इससे नीचे कभी परसेंटेज बने ही नहीं। तो मम्मा को आके लोग बोलते थे, तो मम्मा कैसा थोड़ा सा, हम कैसे हैं आज की जनरेशन के, तो फाइट कर जाते मम्मा, लोग सुन के थोड़ा सा डाउन हो जाती है। तो वो लो फील करने लगती थी, खुशबू तू डांस नहीं करेगी। और मैं डांस ना करूँ तो आई एम नथिंग विदाउट डांस, आई डांस देयरफॉर आई एम, ये मेरी एक टैगलाइन रही हमेशा से। तो वो चीज मुझे हमेशा से डराती थी कि मैं कैसे आगे बढ़ूंगी। पर बाय गॉड ग्रेस उन्होंने मेरा साथ दिया। तो फिर क्या हुआ था ना, जब मैं छोटे छोटे प्लेटफॉर्म्स पे परफॉर्म करने लगी, वहां से मुझे प्राइजेस आने लगे, कैश मनी आने लगी। फिर मम्मा को उनकी फ्रेंड्स ने आके बोला आपकी बेटी बहुत अच्छा डांस करती है, उसको बोलो हमारी बेटी को सिखाए। तो मेरा एक छोटा सा हॉल था, इतना सही हॉल था, वहां पे मैंने 4 बच्चों को ऑन डिमांड सिखाना शुरू किया गर्मियों की छुट्टी में। वहां से 4 से 8 स्टूडेंट्स हुए, 8 से 10 हो गए, 10 से 20 हो गए, 20 से 50 हो गए। 3 महीने की गर्मियों की छुट्टी लगती थी ना, मई जून जुलाई, पहले हमारे टाइम पे लंबी लगती थी, मई जून जुलाई में लगती थी। तो 50 से 100 हो गए। अब वो 100 तो मेरे एरिया में आ ही नहीं पाए। तो ऐसा करते करते फिर उन्होंने देखा, मम्मा ने भी समझा, पापा ने भी अंडरस्टैंड करी कि अच्छा लोग उसको प्रेस कर रहे हैं। तब वहां से फिर उन लोगों ने मुझे सपोर्ट करना चालू किया। पर देन आफ्टर क्या हुआ कि मैं तो निकली फिर घर के बाहर, क्योंकि तब तक मैं घर में 100 लोगों को कैसे सिखाऊंगी ना। फिर मैंने स्टूडियो लिया बाहर। फिर बैचेस डिवाइड करी, 5 to 6 में 10 स्टूडेंट, 7 to 8 में 15 स्टूडेंट, ऐसा करते करते मैंने जर्नी चालू करी। तो डेंजरस ये हुआ कि जब जहाँ पे मैं क्लासेस लेती थी, वहां के आस पड़ोसी मुझे परेशान बहुत करते थे, क्योंकि क्लासेस में लोग आते थे, पेरेंट्स आते थे, गाड़ियों की पार्किंग होती थी। तो मैं उनसे फाइट करती थी। मैंने 2 साल तक अपनी फैमिली को कभी कुछ नहीं बताया। मैं बस ठीक है,
झेल रही थी उनको, क्योंकि वो मेरी रोजी रोटी थी, तो वहां पे कोई बात ना आए। तो मुझे लगता था ठीक है लेट गो करो, क्योंकि शुरू से मेरे को लेट गो करना मेरी दीदी ने बहुत सिखाया है, चीजों को लेट गो करो, दिमाग पे मत लिया करो। और कर्मा बिलीवर है मेरी दीदी भी और मैं भी, तो उनको लगता था वो अपने कर्म करे, तू अपने कर्म करे। सो देन वन डे उन्होंने, फिर मैंने हिडन कैमरास लगवाए, क्योंकि वो बहुत परेशान करते थे, डस्टबिन गिरा देते, गाड़ी घसीट के रोड पे कर देते थे। तो मैंने फिर हिडन कैमरास लगाई, थोड़ा सा एक फन एलिमेंट भी था उसमें, उनको पता ही नहीं था। तो वो सारी जो हरकतें कर रहे थे ना, डस्टबिन गिरा के चले जा रहे थे, वो सब रिकॉर्ड हो रही थी मेरे पास में। पर फिर मैंने क्या किया, ग्राउंड फ्लोर तो ले ही लिया, वो मुझे वहां से हटाना चाहते थे उस जगह से। ग्राउंड फ्लोर के साथ मैंने एक दिन फर्स्ट फ्लोर भी ले लिया रेंट पे। वो भी मैंने मतलब वहां पे भी क्लासेस ओपन कर ली। तो उन लोगों को था कि वो मेरी क्लास में आ जाते थे, आए दिन मुझे उंगलियां दिखा के बात करते थे, डंडा लेकर आते थे, बोलते थे कि बच्चों को मारेंगे, गाड़ियों पे मारेंगे, ऐसा मुझे बहुत धमकाते थे। तो एक दिन जब मेरे फर्स्ट फ्लोर का इनॉग्रेशन था, तो उन लोगों ने कुछ गुंडे बुलाए मुझे डराने के लिए। मुझे उन गुंडों ने किडनैप करने की कोशिश करी। मेरी फैमिली भी वहां पे थी, वो हवन पूजा सब चल रहा था, तो मेरी फैमिली पे डंडे वंडे मारे करे तो। और बच्चे थे वहां पे, उन पे भी, बच्चों पे भी कार पे डंडे मारे, तो डर गए थे, मैं भी थोड़ा सा। तो वो बहुत डेंजरस रहा है। उसके बाद फिर मैंने उनके ऊपर केस करा, वो अभी भी कोर्ट में चल रहा है। तो उन्होंने पुलिस खरीद ली, पैसा था, पावर था उनके पास में, पर मैं वहां पे भी नहीं हारी। क्यों? बिकॉज ऑफ माई मदर फादर। क्योंकि उन पे बात आई है ना, तो वो मैं नहीं झेल सकती हूँ। मेरी मम्मी मुझे जब बचा रही थी, जब मुझे गुंडे खींच के लेके जा रहे थे, तो मेरी मम्मी के कपड़े फाड़ दिए उन लोगों ने। तो ये मैं आज भी जब सोती हूँ, आंखें बंद करती हूँ ना, तो मुझे आता है आपके सामने। तो फाइट तो मैं करूंगी। वो डेंजरस पार्ट था, बट मैंने वहां से क्लास बंद नहीं करी। उन्होंने मुझे धमकी दी, यहाँ से क्लास बंद हो जानी चाहिए, नहीं तो आप किडनैप होगे। तब भी मैंने बंद नहीं करी, और आज 6 साल हो गए मैं वहीं पे क्लास चला रही हूँ। एक ही जगह मैं 2 क्लासेस चला रही हूँ वहां पे, तो मैं फाइट कर रही हूँ। ऐसा डेंजरस था वो पार्ट, क्योंकि बहुत सारे गुंडे आ गए थे। पर मुझे लगता है कि जब आपको लगता है कि ऊपर वाला साक्षात महाकाल बाबा अगर आपके साथ में है ना, तो कोई आपका बाल बाका भी नहीं कर सकता है। आपका इंटेंशन क्लियर है, आपका दिल साफ है, आपने किसी के साथ बुरा नहीं करा है, कोई आपका बाल बाका भी नहीं कर सकता। तो वो कॉन्फिडेंस मुझे अपने ऊपर है। तो मैम मीन्स आप भगवान पे बहुत भरोसा करते हो बहुत और बहुत। भगवान ने भी आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। तो मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि आपकी पूरी जर्नी में आपने बोला आपको डेंजरस पार्ट, आपको बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ी थी, तो आपको कुछ ना कुछ तो ऐसा लगा ही होगा कि मेरे को इस पे ध्यान देना ही नहीं है, अब मैं इसको ही करने को छोड़ दूंगी। कि आपने आपने सोचा कि अब मेरे को बहुत डर लगता है कि मैं डांस छोड़ दूँ, आपने ऐसा सोचा कि नहीं मैं तो गिव अप नहीं करना? मैंने सोचा कि छोड़ना ही था तो फिर शुरू ही क्यों किया। तो मैं एक लाइन अपने आप को हमेशा बोलती थी, अगर छोड़ना ही था तो खुशबू इतना स्ट्रगल करके, मैं 4-4 किलोमीटर बाय वॉक क्लास जाती थी सीखने। 2012 से मैं डांस सीखना स्टार्ट किया था। 2012 आज से हो गया 13 ईयर्स बैक, है ना। तो गाड़ी नहीं दिया करते थे पेरेंट्स, क्योंकि उस टाइम पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते थे। तो मैं 4-4 5-5 किलोमीटर चल के जाती थी डांस सीखने। वहां पे सीखती थी 1 घंटा। फिर मेरी सिखाने की स्किल्स भी बहुत अच्छी थी, तो जो सर मुझे सिखाते थे ना वहाँ पे, वो मुझे कहते थे चलो खुशबू अब आप तुम बच्चों को सिखाओ भी, या मैं तुमको सिखा देता हूँ, ये तुम बच्चों को सिखाओ। तो 2-3 बैचेस मुझे वो भी लेनी पड़ती थी। फिर मैं बाय वॉक पैदल चल के 4 किलोमीटर घर भी आती थी। तो मेरे को वो अपना स्ट्रगल पूरा याद था। मैंने दिन के 8-8 घंटे काम किए, जब मेरे पास टीम नहीं थी। टीम तो मेरे पास अब आई है, 2-3 साल से मैंने पूरा एक ये बिल्डअप किया है। पहले कोई टीम नहीं हुआ करती थी, पहले टू व्हीलर हुआ करती थी, कोई कार नहीं थी मेरे पास में। मैं इवेंट्स करती थी तो बाईपास पे हुआ करते, तो मैं टू व्हीलर पे जाती थी। टू व्हीलर पे रात को 2-2 बजे आती थी स्कार्फ पहन के, मुझे आज भी याद है। तो बहुत, जब मैंने अपना स्ट्रगल याद किया ना, तो मैंने तभी सोचा कि छोड़ना ही था तो फिर शुरू ही क्यों किया, और इतना स्ट्रगल क्यों ही करा। बीच में छोड़ देगी तो तू इतनी बुज़दिल नहीं है। और खुशबू सतवानी ये सब के लिए नहीं बनी है, कुछ बनने के लिए, कुछ दिखाने के लिए, अपने माँ बाप का नाम रोशन करने के लिए बनी है। तो इस वजह से मैंने कभी गिव अप किया ही नहीं। गिव अप करने का तो मेरे ख्याल में सपने में भी कभी नहीं आया। कितने ही हर्डल्स आ जाए, बहुत आ गए, लाखों आ गए, हजारों आ गए, पर अभी तक गिव अप करने का तो दिमाग में नहीं आया। नहीं करना है। क्योंकि ऑन दी अदर हैंड खुद के लिए तो ठीक है, ठीक है, मुझे दूसरों के लिए भी जीना है। लोगों को मेरी जरूरत है, आई नो दैट। जरूरत है एज इन, मैं घमंड से नहीं बोल रही हूँ। जरूरत है एज इन, लोगों को सही डायरेक्शन, सही नॉलेज की रिक्वायरमेंट है। लोगों को पता ही नहीं है कि वेट लॉस हम कैसे, किस सही तरीके से भी कर सकते हैं। अच्छा खाना खा के भी कर सकते हैं, कम वर्कआउट करके भी कर सकते हैं।
लोग गलत वर्कआउट कर रहे हैं, गलत डाइट ले रहे हैं, तो मुझे वो चीज़ देनी है लोगों को बेसिकली। तो इस वजह से मुझे करना है कुछ ना कुछ, गिव अप नहीं करूँगी। आप जैसे वेडिंग में जाते हो कोरियोग्राफर के बन के, तो आप कभी सिखा-सिखा के थके हो? हाँ, थकान तो होती है, पर ठीक है, फन भी करते हैं हम, उसको थोड़ा-सा मज़ेदार बना देते हैं, तो थकान नहीं होती है, काम बाँट देते हैं, टीम है अपने पास में बड़ी, थोड़ा काम कोई कर लेता है, थोड़ी कोरियोग्राफ़ीज़ कोई और ले लेता है, थोड़ी मैं ले लेती हूँ, और मस्ती में लेते हैं, तो थकान को चढ़ने नहीं देते दिमाग पे, बॉडी तो थकती है, उस हिसाब से रेस्ट भी लेते हैं फिर थोड़ा। सो मैम ऐसे तो डांसिंग करना बहुत मेरे को भी बहुत पसंद है, पर मैं जब स्कूल में ऐसे डांसिंग करने की जैसे अभी एनुअल फंक्शन आ रहा है, हाँ जी, तो मैं प्रैक्टिस करने चली जाती हूँ। जिसमें से हमारी मैम जो है डांसिंग मैम, हाँ, वो हमको प्रैक्टिस करने बुलाती है, ओके। तो मैं जाती हूँ। हुँ, तो मेरी मैम बोल हमारी जो सब्जेक्ट मैम होती है, जो जैसे मेरी इंग्लिश मैम है, हुँ। वो मेरे को बोलती है कि तू तो हर पीरियड में से डांसिंग के लिए चली जाती है, तो मेरा तो कोर्स बाकी रह जाता है, तो समझ नहीं पाती है, फिर एग्जाम में फिर भूलना करना मुझे नहीं पता, पर हाँ, पर तुझे मेरा पीरियड तो अटेंड करना ही होगा। ऐसा कभी आपके साथ हुआ है स्कूल में? नहीं, मैं चीज़ों को बैलेंस करके चलती थी। देखो 24 आवर्स है आपके पास में, टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वो आपको करना आना चाहिए। ऑफ कोर्स अब आप इंग्लिश पीरियड, मैथ्स पीरियड का टाइम अपने डांस में दे दोगे, तो फिर आपका वो वाला पार्ट तो मिस हो रहा है ना, वो टाइम आपका पलट के थोड़ी ना आएगा। डांस की प्रैक्टिस आप अपने डांस पीरियड में करो और आप घर जाके करो, थोड़ा टाइम वहाँ निकाल दो, तो आप वहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हो। यहाँ पे जो आपका कोर्स मिस हो जा रहा है, और जो पढ़ाई आप स्कूल में कर सकते हो ना, अगर 1 घंटा 45 मिनट्स का पीरियड होता है, 45 मिनट्स अगर आपने ध्यान देके यहीं पे पढ़ लिया ना, आपको घर जाके पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं कभी घर पे नहीं पढ़ती थी, और मेरी लाइफ में आज तक 94, 93, 92 लास्ट, इससे कम कभी परसेंटेज नहीं बने, क्योंकि मैं वो कंसंट्रेशन से क्लास में इतना पढ़ लेती थी। तो हर चीज़ का एक वक़्त है, डांस का भी एक टाइम है, तो वो जाके घर पे प्रैक्टिस करो, 1 घंटे की प्रैक्टिस स्कूल में, बाकी फिर आप घर पे निकालो टाइम अपना। टाइम मैनेजमेंट इज़ इम्पोर्टेंट, चीज़ों को बैलेंस करके चलो। ये उम्र निकल जाएगी ना पढ़ाई की, तो फिर ये पलट के नहीं आएगी। तो शिक्षा भी तो ज़रूरी है ना, बिना पढ़े तो नहीं रह सकते, डिग्री तो हमको चाहिए। आज 10th और 12th का रिज़ल्ट तो हर जगह लगता है, तो अभी मन लगा के पढ़ लो। डांस के लिए अपने पास टाइम है, वो आप साइड बाय साइड भी कर सकते हो। आप जब छोटे थे तो आपको क्या लगता था कि मेरे को बड़े होके क्या बनना है? मेरे को बड़े होके इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, डांसर बनना है। तो आपको बेसिकली आपको डॉक्टर बनना था कि ऐसे आपने कुछ सोचा नहीं था? आप सिर्फ़ अपना डांस पे फ़ोकस किया आपने, तो आपको लगता है कि मैं बड़े होके ये बन सकती हूँ या बनूँगी? मुझे बचपन से कोई भी पूछता था ना, इनफैक्ट 7th 8th क्लास तक भी पूछता था, तो मैं डॉक्टर ही बोलती थी। मुझे डॉक्टर बनने का बहुत शौक था, मैं पढ़ने में भी बहुत अच्छी थी, बट कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे थे कि एक यू टर्न आ गया मेरी लाइफ में। मेरे डैड का एक्सीडेंट हो गया था, फिर दीदी की शादी भी हो गई, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई मेरे ऊपर थोड़ा सा, और ये मेरा अर्निंग चल ही रहा था यहाँ पे साइड बाय साइड, जैसे मैंने बताया कि बच्चे आ ही रहे थे मुझसे सीखने, तो फिर मेरा फोकस पूरा इधर चला गया डांस में, क्योंकि फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर आ गई थी बहुत छोटी सी एज में ही। 2016 में तो मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई थी। आज से 11 साल पहले की मैं अगर बात करूँ, 9 साल पहले की मैं बात करूँ, तो 10-12 साल से तो मैं काम ही कर रही हूँ। तो कैसा था कि डॉक्टर बनने का एक सपना था जो रह गया, बट मैं जब फ़िटनेस फ़ील्ड में आई ना, जब मैंने लोगों को प्राणायाम करवाया, लोगों ने मुझे आके फ़ीडबैक्स दिए कि मैम मेरा ये ठीक हो गया, मेरा थायरॉइड ठीक हो गया है, शुगर की मेडिसिन्स कम हो गई है, मेरा पीसीओडी ठीक हो गया। तब फिर लोगों ने मुझे बोला आप हमारे लिए डॉक्टर हो। तो तब जाके मुझे लगा कि वो चीज़ मैंने अचीव कर ली। गॉड ने यहाँ पे भी तो साथ दिया ना, डॉक्टर बनना चाहती थी, चाहे इस सेंस में, चाहे उस सेंस में। आज लोगों का भला कर रही हूँ, डॉक्टर बन के भी लोगों को ठीक करती, और फिटनेस ट्रेनर बन के भी लोगों को ठीक ही कर रही हूँ। फिटनेस में बेसिकली हर कोई पैसा कमाने के लिए भी करते कुछ लोग। हर कोई सिर्फ लोगों को ठीक करने के इंटेंशन से नहीं करता है। मैं जब फिटनेस स्टार्ट करती हूँ ना, किसी की जर्नी स्टार्ट कराती हूँ ना, ऐसे बैठती हूँ उनके साथ, उनका पहले पूरा पास्ट पूछ लेती हूँ, पूरी प्रॉब्लम्स पूछ लेती हूँ, सारे मेडिकल इश्यूज पूछ लेती हूँ, उस हिसाब से उनको एक्सरसाइज करवाती हूँ, उस हिसाब से उनका डाइट बनाती हूँ, तब जाके वो रिजल्ट उनको मिलता है, और रिजल्ट 100% मिलता है। तब जाके वो लोग मुझे बोलते हैं कि आप मेरे लिए डॉक्टर हो। तो मैंने वो चीज़ अचीव कर ली। आपने मीन्स आपने जो आपको बनना था या वे आपने देखा कि मैं ये बन रही हूँ, मैं अच्छा कर रही हूँ, उस पे भी आपने फोकस किया मीन्स डांस, और आपने आपके डॉक्टर बनने के सपने को भी पूरा कर लिया। ये बहुत अच्छी बात थी। पर मैम ऐसी कोई बात है जो आप आपको
मतलब आपके जो आपको कमेंट्स, मतलब आपने रील डाली स्टेटस पे, या आपने लगाई स्टेटस पे, या आपने इंस्टाग्राम पे कोई रील डाली, तो आपको किसी ना किसी ने कमेंट्स बहुत सारे आए होंगे। किसी ने आपको नेगेटिव कमेंट किया होगा, किसी ने आपको गुड, आपको अप्रिशिएट किया होगा। तो आपने क्या उन नेगेटिव कमेंट्स को लेके कुछ सोचा? फर्क ही नहीं पड़ता है। हमेशा याद रखना, जो जिसके पास जो होता है ना वो दे, वही दे सकता है। जो जिसके पास प्यार है ना, जिसके दिल में, वो प्यार ही देगा। जिसके पास नेगेटिविटी है ना, वो नेगेटिविटी ही देगा। जिसके पास जेलस है वो आपको नेगेटिव कमेंट्स ही देगा, जेलसी ही पास करेगा आपके पास में। आपको पता होना चाहिए, आपको अपने काम पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपको नेगेटिव कमेंट्स अफेक्ट नहीं करने चाहिए। तो 10 कमेंट्स है, 10 में से 9 अच्छा है और एक बुरा आ रहा है, तो ये हम अपना सेंस ऑफ ह्यूमर तो लगा ही सकते हैं ना। एक बुरा है मतलब वो इंसान का नेचर ही ऐसा होगा, तो किसी को जज मत करो, ठीक है, वो उसके पास देने के लिए यही था। तो मैं तो सीन करके छोड़ देती हूँ, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता है कमेंट से। और टचवुड मुझे आज तक कभी बैड कमेंट्स ऐसा चाहे नहीं, थोड़े बहुत आते हैं। अभी जैसे मैं थोड़ा आपके प्लेटफॉर्म से ही ये चीज रिवील कर रही हूँ, आई डोंट थिंक सो किसी को पता होगा। मैं पिछले 8 महीने से डिप्रेशन का कोर्स कर रही थी, मैं डिप्रेशन में थी। तो जैसे अभी मैंने पुट ऑन करा थोड़ा सा मेडिसिन की वजह से, तो कुछ कुछ लोग जैसे पर्सनली भी मैसेज कर लेते हैं कि वेट बहुत पुट ऑन कर लिया है, बहुत ज्यादा मोटे लग रहे हो, आप तो फिटनेस ट्रेनर हो, आपने खुद ने वेट पुट ऑन कर लिया। तो मैंने उनको जाके ये नहीं बताया कि मैं डिप्रेशन के एक जोन में थी, वहां पे वहां से निकली हूँ। मैंने उनको बोला कर लेंगे यार, घर की खेती है, क्या दिक्कत है, ये भी कम कर लेंगे। मोटे हो गए तो पतले भी हो जाएंगे, 100 लोगों को पतला कर चुके हैं, तो क्या खुद को नहीं करेंगे। हर चीज का एक टाइम होता है। देखना था मैं मोटी कैसी दिखती हूँ, देख लिया खुद को, ठीक है यार। तो मैं ऐसे रिप्लाई कर देती हूँ फन वे में, मैं किसी से ना पंगा नहीं लेती। लाइक जिसने मुझे जो दिया इन रिटर्न हम भी उसको वही देंगे। उसने मुझे जेलसी से रिप्लाई किया, नेगेटिव कमेंट किया, मैं भी उसको नेगेटिविटी ही दूं, तो उसके और मेरे बीच में फर्क क्या रह जाएगा फिर। तो मैं उसको प्यार से, फिर वो मैं बंदा बंदी मेरी फ्रेंड बन जाती है। लाइक उनको लगता है ये ऐसा भी कोई हो सकता है क्या यार कि मैं इसको इतना गंदा बोल रही हूँ और ये मुझे प्यार से रिप्लाई दे रही है। तो मैं तो बोलती हूँ ठीक है यार, ये भी कर लेंगे, कम कर लेंगे, क्या दिक्कत है, 3 महीने का काम है, अभी लगेंगे कल से वर्कआउट पे, ठीक हो जाएगा, ऐसा। तो मैं बहुत कामली चीजों से डील करती हूँ, बहुत कामली। जिसने मुझे जो दिया इन रिटर्न उसको वो नहीं देना है, ऐसा। सबसे सबको प्यार दो, मुझे ऐसा लगता है सबके अंदर एक आत्मा है, परमात्मा है सबके अंदर। तो सबसे प्यार से बात करो, स्माइल रखो फेस पे। तो क्योंकि कोई कहाँ से आ रहा है, कोई किस दौर से गुजर के आता है, हमको पता नहीं है ना। तो नेवर जज, कभी किसी को जज मत करो। आप कभी ना कभी बीमार तो पड़े ही होगे, हाँ। तो क्या आप बीमार हो गए तो आपके काम पे कुछ ऐसा नुकसान वगैरह हुआ? नहीं, मेरी टीम, मैं काम पे ना जाऊं तो ये तो मैं एक एक महीना बाहर घूमने चली जाऊं, मेरी टीम सब संभाल लेती है। बहुत एक्टिव है ये लोग भाई, ये सारे, ये इनको सबको ट्रेन कर दिए, 5-5 साल से मेरे साथ में है। अब मैं अगर एक महीना भी क्लास ना जाऊं तो ये मैनेज कर लेते। बट हाँ, मेरे स्टूडेंट्स काफी सैड हो जाते हैं और मुझे मैसेज करते हैं, दे मिस मी। तो उनके लिए मुझे जाना पड़ता है, और मैं क्लास जाती हूँ तो सिर्फ और सिर्फ मेरे स्टूडेंट्स के लिए जाती हूँ। मैं भले ऑफिस में बैठी रहती हूँ, पर हर मेरा स्टूडियो कैसा बना है ना, ब्लॉक्स बने, एक हॉल, एक रूम, वॉशरूम, ऑफिस एरिया, सेम फर्स्ट फ्लोर पे भी। तो ऐसे अलग अलग जगह अलग अलग क्लासेस चलती है। एक जगह म्यूजिक क्लासेस, एक जगह कराटे एक चलता है, डांस क्लासेस एक जगह चलता है, किड्स का एक चलता है, फिटनेस। तो मैं हर जगह ना लाइक सुपरवाइज करने के लिए जाती हूँ, तो मैं उनके लिए जाती हूँ। उनको मुझसे मिलके अच्छा लगता है, हक करती हूँ, उनसे पूछती हूँ आज स्कूल में क्या हुआ, ये हुआ, सबकी लाइफस्टाइल के बारे में। तो मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए क्लास जाती हूँ, ऐसा। पर हाँ, कभी किसी काम के लिए मुझे बाहर जाना भी हो तो मेरी टीम पे मुझे इतना भरोसा है कि वो संभाल लेंगी। मेरी टीम बहुत स्ट्रांग है, एंड आई एम इनकम्प्लीट विदाउट माई टीम। हम 5 लड़के हैं ग्रुप में, और हम 5 मिलके एक मुट्ठी बनती है ना। तो ये यही पावर है, मेरी टीम ही मेरी पावर है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं ना कि मम्मा उसके पास तो वे फोन है, बड़े होके बाद बोलते हैं कि उसके पास तो फोन है, मुझे भी चाहिए, उसके पास ये टॉय है, मुझे भी चाहिए। तो इसके बारे में आप नेवर कुछ बोलना कंपेयर, चाहोगे? कंपैरिजन कभी नहीं करना। क्योंकि हर किसी की लाइफस्टाइल अलग है, हर किसी का फैमिली बैकग्राउंड अलग है, हर किसी की फैमिली अलग है, हर किसी का सोच अलग है, सोचने का तरीका अलग है। मैंने अपनी लाइफ में कभी किसी से खुद को कंपेयर नहीं करा, कभी किसी से जेलसी नहीं करी। मैंने खुद पे वर्क किया, मैंने खुद को अच्छा बनाने की कोशिश करी, खुद को पॉलिश करा। मैंने ऐसा सोचा कि लोग मुझे फॉलो करें, बेसिकली लोगों के लिए मैं इंस्पिरेशन बनूं, मेरे को था हमेशा से। तो देखो, कंपेयर करने से क्या ही होता है, आप सिर्फ अपना दिल दुखा सकते हो। आज कोई अफोर्ड कर सकता है, कोई नहीं कर सकता है। आज उसकी फैमिली अफोर्ड कर सकती है, अगर मेरी फैमिली नहीं कर सकती है तो क्या, है ना। तो वो कंपैरिजन वाली बात क्या ही होगा, आप सिर्फ अपना अपना दिल दुखाओगे।
तो इट्स बेटर आप अपने आप को इतना पॉलिश कर दो कि वो समडे आप खुद वो चीज एक दिन खुद से परचेस कर पाओ, या आप इतना अच्छा काम कर दो, अपने माँ बाप को इतना खुश कर दो कि माँ बाप आपको खुशी से वो चीज दिला के दें। तो कंपैरिजन जरूरी नहीं है, एक जजमेंट, मुझे लगता है कि कभी किसी को जज मत करो, क्योंकि आपको पता नहीं कोई अपनी लाइफ में किस चीज से फाइट कर रहा है, कोई किस दौर से गुजर रहा है, किसकी फैमिली प्रॉब्लम्स क्या है। हमेशा सबको प्यार दो। सेकेंड चीज मुझे लगती है कंपैरिजन वाली, हर कोई अलग अलग बैकग्राउंड से आया, अलग अलग कास्ट से आया, अलग अलग मेंटेलिटी से आया है, फैमिली हर किसी की अलग अलग है, अफोर्ड कोई कर सकता है, कोई फाइनेंशियली, हर कोई अलग अलग है। तो मुझे लगता है कंपैरिजन कभी नहीं होना चाहिए। आपके पास जो है आप उसमें ही शुक्र मानो, क्योंकि जितना हमारे पास में है लोग तो उसके लिए भी तरसते हैं। एक स्टोरी सुनी होगी कि एक कार में इंसान जा रहा था, तो दूसरे इंसान ने बोला भगवान मुझे कम से कम इतनी अच्छी कार तो दे दे, उसके पास में वो बाइक थी। फिर वो साइकिल पे एक जा रहा था, तो वो बाइक वाले को उसने देख के बोला भगवान कम से कम मुझे बाइक तो देता, साइकिल चला चला के मेरे पैर दुखते हैं। समझे? वो जो का गाड़ी मांग रहा था, जिसके पास बाइक थी, साइकिल वाला उसको देख के बोल रहा है कि मुझे कम से कम बाइक तो दे देते, इस साइकिल में मेरे पैर दुख रहे। साइकिल वाले को देख के, जिसके पास पैर नहीं थे ना, जो घसीट घसीट के रैंग रैंग के चल रहा था, वो बोल रहा था कि नहीं, जो पैदल जा रहा था, तो वो पैदल जाके बोलता है कम से कम मुझे साइकिल तो दे देता, तो मैं कम से कम साइकिल से ही घूम लेता। उस पैदल जाने वाले को, जो घसीट घसीट के चल रहा है, वो बोलता कम से कम भगवान मुझे पैर तो दे देता, मैं अपने पैरों पे तो चल पाता। समझे? ऐसा। फिर उस पैरों, जिसके पास पैर नहीं थे, उसको देख के शायद किसी कुछ शू वाला, ऐसा मेरे को कॉन्सेप्ट क्लियर याद नहीं, उसने बोला भगवान उसने कितने अच्छे शू पहन के जा रहा है वो लड़का, मुझे कम से कम शू तो देगा, दे देता एक अच्छा सा। फिर उसने इसको देखा जिसके पास पैर ही नहीं थे। ये सर्कल समझे आप? तो सब जितना है ना, उसमें ही हम शुक्र माने, हमारे पास बहुत है। जितना हम डिजर्व करते भगवान उतना देता है, पर वक्त के साथ देता है। वक्त का वेट करो, सही वक्त पे आपको सही चीजें मिलती है। पहले इसलिए नहीं मिलती क्योंकि गॉड नोज कि अभी उस चीज की कदर नहीं कर पाएगी या नहीं कर पाएगा, अभी उस इस चीज की इसको संभाल नहीं होगी, तभी वो होल्ड करके रखते हैं। देंगे जरूर, है उनके पास में, पर पहले आप अच्छे बच्चे बन के बता दो उनको, पहले आप अच्छा काम करके दिखा दो उनको, फिर वो दे देंगे ऑन टाइम। डिमांड मत करो, सिर्फ थैंक्स बोलो, जितना है उसके लिए थैंक यू बोलो। दो बच्चे हैं, एक बाप के दो बेटे हैं, एक दारू पीता है, सट्टा करता है, यू नो सट्टा, लाइक, सिगरेट और हाँ, सिगरेट पीता है, दारू पीता है, जुआ खेलता है, और एक ही सिर्फ काम में ही लगा रहता है। तो वो उठते से ऑफिस चला जाएगा, पापा का बिजनेस वही संभाल रहा है, शाम को आ रहा है, अपना खाना खा रहा है, सो जा रहा है, अपना योगा कर रहा है। अब पापा की हो गई उम्र, पापा जाने वाले हैं, पापा ने देनी है प्रॉपर्टी, किसको देकर जाएंगे? जो काम करता है। जिसको संभाल है, उसको, पापा को पता है ये संभाल कर पाएगा, इसको प्रॉपर्टी दूंगा ये तो उड़ा के खत्म कर देगा 10 दिन में, गैम्बलिंग कर लेगा, ड्रिंक कर लेगा, सिगरेट्स पी लेगा, दोस्तों पे उड़ा देगा। तो गॉड का भी ऐसा ही है, गॉड को पता है मेरा कौन सा बच्चा संभाल कर सकता है। तो हम अपन को खुद को उस काबिल बना लो कि गॉड को देने में सोचना ही ना पड़े, बिन मांगे सब मिल जाए हमको। बिन मांगे मिलता है, मुझे सब कुछ बिन मांगे मिला है। मैं खुद की तारीफ नहीं कर रही हूँ, बट जेन्युइनली जब आप कदर करना सीख जाओगे ना, तो पापा, हमारे गॉड, हमारे फादर, उनको पता चल जाएगा मेरा ये बच्चा संभाल कर सकता है, तो वो जरूर देगा। तो संभाल करनी हमको आनी चाहिए, पहले शुक्र करो, थैंक यू बोलो, जितना है उसमें खुश रहना सीखो, और की मत डिमांड करो, क्योंकि जितना हमारे पास में है, कुछ लोग तो उसके लिए भी तरसते हैं। मुझे इस कॉन्वर्सेशन में बहुत मजा आया। तो क्या आप एक छोटा सा नॉलेजेबल मैसेज मेरे इन दोस्तों को देना चाहोगे जिनसे उन्हें एक इंस्पायरिंग वर्ड मिले? हाँ, मैसेज यही है कि मुझे लगता है कि अपने आप पे वर्क करो, अपने आप को पॉलिश करो। मुझे ऐसा लगता है कभी किसी से खुद को कंपेयर मत करो। हर किसी के अंदर स्किल्स अलग अलग है, हर किसी का सोचने का तरीका अलग है, हर किसी के पास टैलेंट अलग है, बॉडी की स्ट्रेंथ अलग है। तो मुझे लगता है, अच्छा, दिमाग भी हर किसी के पास अपना अपना अलग है। तो मुझे लगता है कभी किसी से कंपेयर मत करो, अपने आप को पॉलिश करो कि आप किस चीज में बेस्ट हो, आप क्या अच्छा कर सकते हो। और दूसरी चीज, जेलसी तो कभी होनी ही नहीं चाहिए। जेलसी हम किससे करते हैं? जो हमसे ऊपर होता है बेसिकली। तो क्यों हम ऐसा सोचे हम नीचे, हम क्यों ऐसा नहीं सोच सकते पॉजिटिवली कि हम भी उसके लेवल तक तो पहुंचे, है ना? तो बस मुझे यही एक चीज मुझे लगती है आज के दौर में जो मैं देख रही हूँ, कंपैरिजन नहीं होना चाहिए, बस खुद पे वर्क करो, काम करो, इंटेंशन आपका बहुत साफ होना चाहिए, नियत साफ रखो, मेहनत करो। कोई आपको 100 रुपए दे रहा है ना, तो उसको 500 का काम करके दो, तब जाके आपको लाइफ में ग्रोथ होगी, तब जाके आप
अपना ट्रस्ट बिल्डअप कर पाओगे क्लाइंट के पास में। जब आप 100 रुपए मिलने पे 400 रुपए का काम करके दोगे ना, तो क्लाइंट को लगेगा ये पैसा कमाने के लिए नहीं है भाई, ये काम करने के लिए। वो खुद तो आएगा ही आने वाले 10 साल तक आपके पास में, वो 10 क्लाइंट और लेकर आएगा आपको। ये मैं क्योंकि ऐसा करती हूँ, तो ये मेरी एक छोटी सी आप लोगों को एडवाइस है। और हैप्पी रहो, डोंट फॉरगेट टू स्माइल टुडे, ये मेरा एक टैगलाइन है, सबको ही पता है। तो रोज एक बार दिन में हंस लिया करो यार, और प्यार बांटो, लोगों को प्यार की बहुत जरूरत है। खुश रहो और खुश रहने दो, खुशियां बांटो। नीडीज जो है उनकी जितनी हेल्प कर सकते हो करो। यस, दैट्स इट। माँ बाप की बात सुनो, माँ बाप को हैप्पी रखो। ऐसा कोई काम मत करो जो माँ बाप का दिल दुखाए। मैंने आज तक अपनी लाइफ में ऐसा कोई काम नहीं करा जिससे मेरे माँ बाप का दिल दुखे, सिर्फ उनकी खुशी के लिए किया है जो किया है। सो यस, थैंक यू सो मच, दिस इज माई एडवाइस फॉर यू। सो मैम ने आज हमको बहुत एक अच्छी बात बताई कि आप उसके पास वो है तो हमको वो नहीं चाहिए। आप अपने ऊपर इतना फोकस करो कि आप वो उसके पास जो है वो आपको गॉड उससे बढ़ाकर देगा। सो थैंक यू मैम फॉर थैंक्स टू यू फॉर दिस नाइस कॉन्वर्सेशन विथ यू। मेरे को बहुत मजा आया, आपको मजा आया होगा। मुझे तो बहुत मजा आया, मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है। आप इतनी सी होके इतनी अच्छी अच्छी बातें, इतनी समझदारी वाली बातें कर रही हो, और आप इतनी छोटी होके मेरा इंटरव्यू ले रही हो। मुझे बहुत अच्छा लगा आपको देखे। गॉड ब्लेस यू। आप बहुत आगे जाओ लाइफ में, और आप जाओगी लाइफ में, बहुत आगे जाओगी। एंड आई रियली प्राउड ऑफ यू, लव यू, थैंक यू सो मच। Thank you everyone for seeing this nice conversation.